हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैविक वर्गीकरण के पार्ट 9 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, हम लोग विषाणु या वायरसेस प्रारंभ कर चुके थे। बिल्कुल सही। हम किसकी बात कर रहे हैं आज? विषाणु या वायरसेस की। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इतिहास की बात की थी। हमने ये देखा था कि विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। वायरस नाम किसने दिया था? पास्चर ने। बाइजरनिक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने विषाणु या वायरस को कंटेजियम विवम फ्लूइडम कहा था। और 1935 में स्टैनली ने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण करके यह सिद्ध किया कि उनके बाहर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने वायरसेस की बात की। अब आपने एक चीज देखी होगी बच्चों, एक चीज पढ़ी भी होगी कि वायरसेस को हम सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी मानते हैं, है ना। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। मतलब ना तो हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और ना ही इन्हें हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें कुछ लक्षण तो सजीव वाले हैं और कुछ लक्षण निर्जीव वाले हैं। तो इसलिए हम विषाणु को क्या कहते हैं? कड़ी या बाउंड्री कहते हैं। किसके बीच की? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। तो वायरसेस तो पहली चीज याद रखिएगा, इन्हें हम कड़ी, लिंक या बाउंड्री कहते हैं। किसके मध्य? लिविंग यानी सजीव एवं नॉन लिविंग निर्जीव के मध्य। ठीक है। अब कैसे, क्या मतलब है कि सर इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के मध्य? ठीक है, आप सबको इतना तो मालूम है बच्चों कि कोई भी वायरस हो, कोई भी वायरस विषाणु है, अगर वो बाहर के वातावरण में उपस्थित है, मतलब हवा में है, पानी में है, सॉइल में, मृदा में है, अगर कोई भी विषाणु या वायरस हवा में है, पानी में है या मृदा में है, तो वो निर्जीव है, मरा हुआ है। और जब वो किसी सजीव या किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करेगा, मानव में जाएगा, पादपों में जाएगा, जंतुओं में जाएगा, जब वो किसी भी परपोषी कोशिका में स्थानांतरित होता है या किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, तो वो सजीव होता है। तो वो जनन भी दर्शाता है, अपनी संख्या भी बढ़ाता है, प्रतिकृतिकरण भी दर्शाता है, बिल्कुल सभी अपना उपापचय भी दर्शाएगा। लेकिन यदि वो परपोषी कोशिका में नहीं है तो उसका स्वयं का कोई उपापचय नहीं होता। अब सुनो एक चीज, सबसे पहले तो अपन ये याद रखेंगे कि वायरसेस या विषाणु किन किन चीजों के अपवाद हैं। तो अब पहली चीज आपको याद रखनी है बच्चों, विषाणु या वायरसेस 3 प्रमुख चीजों का अपवाद है। किन किन चीजों का? पहला जो विषाणु या वायरस है उनमें कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, है ना। वायरस में किसी भी प्रकार की कोशिका की संरचना, कोई कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिकांग, ये कुछ नहीं पाया जाता। किसी भी वायरस में कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। तो यदि इनमें कोशिकीय संरचना नहीं है तो यह किसका अपवाद हो गया भाई? ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद हो गया। पढ़ा था अपन ने कोशिका सिद्धांत, जो शील्डेन और श्वान ने दिया था कि हर सजीव, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोशिका तो उपस्थित होगी, लेकिन वायरसेस में कोई कोशिका की संरचना नहीं, कोई कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो पहला तो वो किसका अपवाद हो गया? कोशिका की संरचना का, क्योंकि उसमें कोशिका की संरचना है ही नहीं। दूसरा, अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, 5 जगत का वर्गीकरण पढ़ा, 6 जगत का वर्गीकरण पढ़ा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फिर हम पादप और जंतु आगे पढ़ेंगे। इन 5 जगत वर्गीकरण में भी वायरस को कोई स्थान नहीं दिया गया। अब कैसे देंगे? हम इसे लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते ही नहीं, ये तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, इसीलिए इसको 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया है। और तीसरी चीज, अब क्योंकि ये बाहर के वातावरण में तो मरे हुए हैं,
ये तो परपोषी कोशिका के भीतर ही सजीव होते हैं, उपापचय परपोषी कोशिका के भीतर ही दर्शाते हैं। इसका मतलब इन्हें हम कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित भी नहीं कर सकते, है ना। लेबोरेटरी में कोई वृद्धि माध्यम पे या कृत्रिम माध्यम पे इन्हें संवर्धन या वृद्धि भी नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि ये परपोषी कोशिका के बाहर तो मृत ही है। तो क्या क्या याद रखना है आपको भाई वायरसेस में? सबसे पहली चीज, पहला बिंदु आपको याद रखना है कि वायरस या विषाणु में कोशिका संरचना नहीं पाई जाती। ठीक है ना भाई, इनमें कोई कोशिका की संरचना नहीं पाई जाती। कोशिका की संरचना नहीं पाई जाती मतलब ये किसका अपवाद हो गए? कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी का अपवाद। ठीक है भाई, तो इनमें कोई कोशिका की संरचना नहीं पाई जाती। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी का क्या हो गए बच्चों? ये अपवाद। दूसरा, 5 जगत वर्गीकरण में वायरस को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट हैं सर, यूकैरियोट हैं, कुछ नहीं, इनमें कोशिका की संरचना ही नहीं है, कोई कोशिका है ही नहीं, तो इनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कुछ नहीं कह सकते। फिर तीसरी चीज, इन्हें कृत्रिम माध्यम पर संवर्धित नहीं किया जा सकता। है ना भाई, इन्हें हम कृत्रिम माध्यम पर यानी आर्टिफिशियल मीडियम पर लेबोरेटरी में वृद्धि नहीं कर सकते। संवर्धित मतलब वृद्धि। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बाहर तो मरे हुए हैं, इनमें स्वयं का तो उपापचय है ही नहीं। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितना भी संश्लेषण होता है या अपघटन होता है, उन्हें हम उपापचय कहते हैं। तो विषाणु में स्वयं का कोई उपापचय ही नहीं है, इसलिए इनको कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित नहीं किया जा सकता। और चौथा लक्षण याद रखना है, साइज में ये किससे छोटे होते हैं? बैक्टीरिया से। और अगर साइज में ये बैक्टीरिया या जीवाणु से छोटे होंगे तो ये बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाते हैं। तो इनकी साइज जो है वो किससे छोटी है बच्चों? इनकी साइज जीवाणु या बैक्टीरिया से भी छोटी होती है। इस कारण बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये क्या क्या नहीं है। इनमें कोशिका की संरचना है नहीं, 5 जगत वर्गीकरण में इनको कोई स्थान दिया नहीं गया, कृत्रिम माध्यम पे इन्हें संवर्धित या वृद्धि करवा नहीं सकते, और साइज बैक्टीरिया से छोटी होती है, इसलिए बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो जाते हैं। तो अब ये है क्या? वायरसेस है क्या? कोशिका की संरचना तो वायरस में है नहीं। ठीक है, वायरस के अंदर कोशिका की संरचना तो है नहीं, तो है क्या? तो विषाणु को रासायनिक रूप से आप क्या कहोगे? आप रासायनिक रूप से विषाणुओं को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। हां, तो रासायनिक रूप से वायरसेस क्या होंगे बच्चों? न्यूक्लियो प्रोटीन के संकुल होते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से वायरस क्या होंगे? रासायनिक रूप से वायरस जो हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन संकुल हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन संकुल का मतलब 2 चीजों से बने हैं। एक तो प्रोटीन, हां, एक तो उनमें बाहर प्रोटीन का आवरण होगा,
और उस आवरण के भीतर न्यूक्लिक यानी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होगा। तो न्यूक्लियो प्रोटीन संकुल का मतलब क्या है भाई? इनमें न्यूक्लिक अम्ल होगा और प्रोटीन होगा। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का आवरण, तो प्रोटीन का आवरण यानी प्रोटीन का कोट होगा, जिसे हम पढ़ेंगे अभी, जिसे क्या कहेंगे? कैप्सिड। और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए होगा। अब एक चीज याद रखना बच्चों, जिन विषाणुओं में हम डीएनए होगा, जिन विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होगा, उनमें आरएनए नहीं मिलेगा। और जिन विषाणुओं में आरएनए न्यूक्लिक अम्ल या आनुवांशिक पदार्थ होगा, उनमें डीएनए नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग हैं, या जीवाणु है, या प्रोटोजोआ है, या कवक है, हम में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बच्चों? डीएनए। तो हमारे में आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए है, लेकिन आरएनए भी तो होता है। आरएनए होता है राइबोसोम्स में, एमआरएनए का निर्माण होता है, टीआरएनए होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। तो हमारे पास डीएनए के अतिरिक्त आरएनए भी पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन उसके अलावा गैर आनुवांशिक आरएनए भी पाए जाते हैं। विषाणुओं में ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई डीएनए विषाणु है जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, तो उसमें कोई आरएनए नहीं मिलेगा। और यदि आरएनए विषाणु है तो उसमें कोई डीएनए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रासायनिक रूप से वायरसेस हैं क्या भाई? न्यूक्लियो प्रोटीन संकुल होते हैं। जैसे इसमें मान लेते हैं ये, हां, ये एक प्रोटीन आवरण है भाई, ये एक प्रोटीन कोट है जिसे कैप्सिड कहते हैं। और इसके अंदर आपके पास आनुवांशिक पदार्थ या क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए। यानी विषाणु या वायरस में डीएनए व आरएनए दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखेंगे, वायरसेस या विषाणुओं में डीएनए एवं आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाते, है ना। हम में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन कई अलग अलग प्रकार के आरएनए मिलते हैं। तो हम में डीएनए आरएनए दोनों होता है, लेकिन विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों साथ में नहीं होंगे। तो एक बाहर प्रोटीन का आवरण होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, और अंदर न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ होगा, डीएनए या आरएनए। डीएनए अथवा आरएनए होगा, याद रखना। डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा, आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। अब वायरसेस को अपन क्या करते हैं बच्चों? देखो, डीएनए वायरसेस या आरएनए वायरसेस नाम देते हैं। डीएनए वायरसेस या आरएनए वायरसेस किस आधार पर नाम देते हैं? इनके आनुवांशिक पदार्थ पर। अब विषाणु ही एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जिनमें डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। डीएनए में भी द्विरज्जुक डीएनए भी हो सकता है, एकल रज्जुक डीएनए भी हो सकता है। आरएनए में भी एकल रज्जुक आरएनए भी हो सकता है और द्विरज्जुक आरएनए भी हो सकता है। हां, तो वायरसेस में जो आनुवांशिक पदार्थों के आधार पर, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया भाई? आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर हम वायरसेस की 4 कैटेगरीज बना सकते हैं बच्चों। 4 कैटेगरीज कौन से? एक, जिनमें डबल स्ट्रैंडेड यानी द्विरज्जुक डीएनए हो।
एकल रज्जुक डीएनए हो, एकल रज्जुक आरएनए हो, और द्विरज्जुक आरएनए हो। हां भाई, जब हम डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते हैं, आणविक जैविकी पढ़ते हैं, तो उसमें तो हम पढ़ते हैं सर डीएनए तो द्विरज्जुक होता है और आरएनए एकल रज्जुक होता है ना भाई। सामान्यतः डीएनए तो द्विरज्जुक होता है और सामान्यतः आरएनए एकल रज्जुक होते हैं। लेकिन वायरस एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आपको द्विरज्जुक आरएनए भी मिलेगा और जिनमें आपको एकल रज्जुक डीएनए भी मिलेगा। ये एकल रज्जुक डीएनए और द्विरज्जुक आरएनए ये आपको केवल वायरसेस में मिलेंगे। जैसे जीवाणु पढ़ा अपन ने, मोनेरा जगत पढ़ा, सभी मोनेरा जगत में आनुवांशिक पदार्थ अपन ने न्यूक्लियोइड लिखा था जिसमें द्विरज्जुक डीएनए होता है। कवक हो, प्रोटोजोआ हो, प्रोटिस्टा हो, पादप हो, जंतु हो, हम सब में आनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जुक डीएनए होता है। ठीक है, सभी में विषाणु को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, जितने भी हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ते हैं, सब में आनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जुक डीएनए ही होता है। तो एकल रज्जुक डीएनए वायरसेस में मिलेगा, एकल रज्जुक आरएनए, द्विरज्जुक आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल विषाणु में मिलेंगे। हम में एकल रज्जुक आरएनए होता है, एमआरएनए बनता है, आरआरएनए बनता है, टीआरएनए, ये सारे आरएनए एकल रज्जुक हैं जो हमारे भीतर होते हैं, लेकिन वो आनुवांशिक आरएनए नहीं है, गैर आनुवांशिक आरएनए है। आनुवांशिक पदार्थ थोड़ी है, वो तो गैर आनुवांशिक आरएनए है जो काम कर रहे हैं। लेकिन आनुवांशिक रूप से जो आनुवांशिक पदार्थ अगर आरएनए है तो वो विषाणु में मिलेगा। अब उदाहरण है भाई किस किस में क्या क्या मिलते हैं। तो द्विरज्जुक डीएनए कौन से वायरस में मिलता है? मुख्य रूप से एडिनो वायरस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, जिसे हम कहते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी में T2, T4, T6 और लैम्डा भोजी, ये सारे के सारे जो जीवाणु भोजी है ना, इन जीवाणु भोजी में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? द्विरज्जुक डीएनए। एकल रज्जुक डीएनए केवल 2 विषाणु हैं बच्चों। हां, एक अपन ने आणविक जैविकी में पढ़ा था, आपको याद होगा। इस वायरस का नाम हमने आणविक जैविकी में पढ़ा था, कॉलीफेज इंटू 174 वायरस। ये विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक डीएनए होता है और एक M13 फेज। इन 2 विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक डीएनए, केवल इनमें और किसी में नहीं। एकल रज्जुक आरएनए बच्चों यहां पर पादप वायरसेस आते हैं, है ना। अधिकांश जो पादप वायरसेस हैं, प्लांट वायरसेस, उनमें एकल रज्जुक आरएनए होता है। जैसे ये टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये सारे जो मोज़ेक वायरस है ना, इनमें आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए होता है। और आपके बाकी रोगजनक जो विषाणु हैं, पोलियो वायरस, रैब्डो वायरस, रेट्रो वायरस, सर्वाधिक वायरसेस जो हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए है। ये आपका जो कोरोना वायरस है, कोविड, ये भी किस में आएगा? एकल रज्जुक आरएनए। तो जब हम मानव रोग पढ़ेंगे ना, तो मानव रोग में हम जीवाणु द्वारा संक्रामक रोग पढ़ेंगे और विषाणु द्वारा संक्रामक रोग भी पढ़ेंगे। एड्स पढ़ेंगे, पोलियो पढ़ेंगे, रेबीज पढ़ेंगे, चिकनगुनिया, डेंगी, ये सारे रोग को, ये सब आरएनए द्वारा संक्रामक रोग हैं।
तो वो रेट्रो वायरस, रैप्डो वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, सर्दी जुकाम वाला वायरस, ये सब एकल रज्जुक आरएनए वाले हैं। और द्विरज्जुक वायरस में, द्विरज्जुक आरएनए वायरस, जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए के साथ साथ वो द्विरज्जुक आरएनए है, तो रियो वायरस, रोटा वायरस और वुंड ट्यूमर वायरस, ये वायरसेस में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? द्विरज्जुक आरएनए। ठीक है भाई, तो आपके पास याद क्या रखना है? द्विरज्जुक डीएनए वाले वायरसेस, एकल रज्जुक डीएनए वाले वायरसेस, द्विरज्जुक। बाकी और कोई भी वायरस, हेपेटाइटिस का वायरस, स्वाइन फ्लू का वायरस, कोरोना वायरस, जितने भी वायरसेस हम सब मानव रोग में पढ़ेंगे, उनमें हम देखेंगे सब में आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए होता है। ठीक है, एड्स वाला जो रेट्रो वायरस है, रेबीज वाला रैप्डो वायरस है, पोलियो वायरस है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगी, ये सब वायरसेस जो हैं सब में आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए होता है। ये हम सब मानव रोग में देखेंगे। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर अपन ने वायरसेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इसमें एकल रज्जुक डीएनए वाले वायरस, एकल रज्जुक डीएनए केवल वायरसेस में मिलेगा और द्विरज्जुक आरएनए भी केवल वायरसेस में मिलेगा। ठीक है, द्विरज्जुक डीएनए तो बाकी सभी जीवों में होता ही है और एकल रज्जुक आरएनए वाले वायरसेस ये रहे। तो अपन ने क्या देख लिया बच्चों? वायरसेस की बात की। अपन ने कहा वायरसेस रासायनिक रूप से क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब बाहर एक प्रोटीन का आवरण है जिसे अपन प्रोटीन कोट या कैप्सिड कहते हैं, और अंदर आनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल होगा, डीएनए होगा या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होंगे। और डीएनए अगर होंगे तो द्विरज्जुक या एकल रज्जुक डीएनए हो सकता है आनुवांशिक पदार्थ, और अगर आरएनए है तो एकल रज्जुक या द्विरज्जुक आरएनए हो सकता है। अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी में आपके पास 2 डायग्राम्स दे रखे हैं। हां, सबसे पहले आपको दे रखा है टीएमवी, जिसे हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना। इस टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना आपको दे रखी है। कैसे? 1 मिनट। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक ऐसी संरचना किसकी दे रखी है हमारे पास? टोबैको मोज़ेक वायरस की। ये तंबाकू मोज़ेक वायरस है। इसमें सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रोटीन कोट है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, है ना। प्रोटीन कोट क्या होता है? प्रोटीन कोट कैप्सिड है। और यहां पर देखो, ये प्रोटीन कोट कैप्सिड की छोटी छोटी इकाई हैं जिसे कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सोमियर्स क्या हो गई बच्चों? ये कैप्सिड की छोटी इकाइयां। और टोबैको मोज़ेक वायरस में कुल कितने कैप्सोमियर्स होते हैं? 2130। तो प्रोटीन का आवरण होगा, ये प्रोटीन का आवरण है जिसे अपन ने कह दिया प्रोटीन कोट या कैप्सिड। इस प्रोटीन कोड ये छोटे छोटे टुकड़ों से या छोटे छोटे इकाइयों से बना होगा। उन इकाइयों को अपन ने कह दिया कैप्सोमियर्स।
और कितने कैप्सोमियर्स हैं टोबैको मोज़ेक वायरस में? 2130 है। फिर आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए है। ये आपके पास एक कुंडलित एकल रज्जुक आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, एकल रज्जुक आपके पास क्या हो गया भाई? एकल रज्जुक आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ हो गया और प्रोटीन कोट या कैप्सिड। इस टोबैको मोज़ेक वायरस की साइज याद रखना, इसकी साइज होती है 300 एंगस्ट्रॉम इंटू 200 एंगस्ट्रॉम या 30 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस का एक डायग्राम है या जो चित्र दे रखा है एनसीईआरटी में, वो आपको ध्यान रखना है। टोबैको मोज़ेक वायरस ये तंबाकू में रोग उत्पन्न करता है। तंबाकू में रोग कैसे उत्पन्न करेगा? इसमें कुंडलित एकल रज्जुक आरएनए हो गया और कुंडलित एकल रज्जुक आरएनए है और प्रोटीन आवरण या प्रोटीन कोट कौन सा है? कैप्सिड। कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयां या टुकड़े हैं जिसे क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स। कुल कैप्सोमियर्स की संख्या कितनी है? 2130 और साइज है मैंने टोटल इस वायरस की 3000 एंगस्ट्रॉम इंटू 2000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम पता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो एक तो डायग्राम ये दे रखा है आपके पास टोबैको मोज़ेक वायरस का। फिर बच्चों यहां पर हम किसकी बात करेंगे? यहां पर फिर हम बात करेंगे जीवाणु भोजी की। जीवाणु भोजी या जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। अब जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? नाम ही इनका जीवाणु भोजी है। ये ऐसे विषाणु हैं जो जीवाणु को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे विषाणु जो जीवाणु को हानि पहुंचाते हैं, जीवाणु को मार देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी का मतलब ये ऐसे वायरसेस हैं या विषाणु हैं, वायरसेस जो जीवाणु को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली जीवाणु को मार देने वाले विषाणु है ना, जीवाणु को मार देने वाले विषाणु को क्या कहते हैं भाई? जीवाणु क्या कहते हैं हम? जीवाणु भोजी कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये तो जीवाणु भोजी की बात है। अब ये जीवाणु भोजी की संरचना कैसी होती है? तो ये भी डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो भाई यहां पर, हां ये जीवाणु भोजी में एक प्रोटीन आवरण है, ठीक है भाई, ये जीवाणु भोजी की संरचना है। इसमें ये प्रोटीन कोट या जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, हेड वाला भाग हो गया बच्चों। ये आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, द्विरज्जुक डीएनए होगा। अभी अपन ने देखा ही है जीव है ना भाई, आनुवांशिक पदार्थ इनमें क्या होता है? डीएनए, द्विरज्जुक डीएनए। अभी अपन ने देखा जीवाणु भोजी। ये आपके पास एक छोटी क्या है? कॉलर। ये आपके पास एक आच्छद या शीत और ये पूंछ है। ठीक है, तो ऐसा आपके पास क्या दिखता है बच्चों? जीवाणु भोजी की संरचना है। ठीक है, तो जीवाणु भोजी की संरचना कुछ इस तरह से होती है
और ये ऐसे वायरस या विषाणु हैं जो किसे पहुंचाते हैं, जीवाणु को हानि पहुंचाते हैं। अब बिल्कुल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे, हम जीवाणु भोजी के जीवन चक्र की बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि कोई भी जीवाणु भोजी जो है या बैक्टीरियोफेज जो है, वो जीवाणु भोजी जीवाणु को कैसे संक्रमित करता है, कैसे जीवाणु को मारता है या हानि पहुंचाता है ना भाई। तो अब हम किसकी बात करेंगे, जीवाणु भोजी के जीवन चक्र की। तो पहली चीज बच्चों, जीवाणु भोजी का जीवन चक्र, ठीक है। अब जीवाणु भोजी का जीवन चक्र जो है ना, उसमें अपन दो पढ़ेंगे बच्चों। एक होता है जिसे कहते हैं लाइटिक चक्र, और एक होता है जिसे कहते हैं लाइसोजेनिक चक्र, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बेहतर लिख दो, ठीक है। तो जीवाणु भोजी जो है ना बच्चों, जीवाणु भोजी के जीवन चक्र में हम दो तरह के चक्र पढ़ेंगे, लाइटिक चक्र और लाइसोजेनिक चक्र। हां, लाइटिक और लाइसोजेनिक, इसके द्वारा हमको यह भी मालूम चल जाएगा कि एक विषाणु कैसे किसी परपोषी कोशिका में जाकर उसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो एक एक करके जीवाणु भोजी के जीवन चक्र की बात करेंगे, लाइटिक चक्र और लाइसोजेनिक चक्र। सबसे पहले तो अपन किसकी बात करेंगे, लाइटिक चक्र की। सबसे पहले कौन से लाइटिक चक्र की बात करेंगे, इसमें पद। तो पहला पद आता है बच्चों इसमें, जिसे कहते हैं अटैचमेंट। डायग्राम से समझेंगे कैसे है, इधर आ जाओ। मान लेते हैं बच्चों ये एक जीवाणु कोशिका है, ठीक है। ये मेरे पास एक जीवाणु कोशिका है, ठीक है, और मेरे पास एक जीवाणु भोजी है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, कोई भी जीवाणु भोजी जो है वो कहां पर आकर जुड़ जाएगा, ये जीवाणु भोजी का आनुवांशिक पदार्थ दी है। तो सबसे पहला पद, कोई भी जीवाणु भोजी जो है वो जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका पर आकर जुड़ेगा, और जीवाणु भोजी जब जीवाणु की कोशिका पर आकर जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का मतलब यह है कि वायरस यानी जीवाणु भोजी बैक्टीरिया की कोशिका से जुड़ता है, ठीक है। जीवाणु भोजी किससे जुड़ा भाई, बैक्टीरिया की कोशिका से जुड़ेगा, पहला। दूसरा पद होता है पेनिट्रेशन, जिसे हम कहते हैं भेदना। अब जीवाणु भोजी बच्चों लाइसोजाइम का स्त्रावन करेगा। जीवाणु भोजी जो है वो लाइसोजाइम का स्त्रावन, याद है लाइसोजाइम जो आपके लार में भी होती है, और वो लाइसोजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन को घोलने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है। तो जीवाणु भोजी जो है वो लाइसोजाइम का स्त्रावन करेगा, और वो लाइसोजाइम हल्का सा कोशिका भित्ति को घोलेगी और एक छेद उत्पन्न करेगी, और उस छेद के माध्यम से, ठीक है ना, एक छेद उत्पन्न कर देगी, और उस छेद के माध्यम से विषाणु जो है यानी जीवाणु भोजी जो है वो अपना डीएनए जीवाणु कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा। तो भेदने का मतलब क्या हुआ भाई, जीवाणु भोजी ने लाइसोजाइम का स्त्रावन किया, वो लाइसोजाइम एक जगह पर जीवाणु की कोशिका भित्ति को घोल देगी, एक छेद उत्पन्न हो जाएगा, और विषाणु या जीवाणु भोजी अपना डीएनए जीवाणु के भीतर स्थानांतरित कर देगा। तो भेदन में क्या हो रहा है, भेदन में जीवाणु भोजी का डीएनए
जीवाणु में प्रवेश करता है। ठीक है, तो पहला तो सबसे पहले क्या हो गया, जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका से आके जुड़ गया। जुड़ने के बाद लाइसोजाइम का स्त्रावन किया उसने और हल्का सा छेद उत्पन्न हुआ कोशिका भित्ति में, और उस छेद से वायरस ने अपने डीएनए आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु में भेज दिया। अब तीसरा पद आता है बायोसिंथेसिस। तीसरा पद क्या आता है, जैव संश्लेषण। अब यहां पे मजा आएगा। हमने कहा था वायरस बाहर, अगर वायरस वायु में है, जल में है या भूमि पर है तो वो मरा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करेगा, जैसे यहां पर जीवाणु कोशिका में प्रवेश किया या कोई जंतु कोशिका में, या कोई पादप कोशिका में या मानव कोशिका में, कोई भी विषाणु जब किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है या वायरस का आनुवांशिक पदार्थ जब किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, अब वायरस बोलता है कि भाई अब क्या करेगा। अब ये विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ है ये जीवाणु के प्रोटीन और एंजाइम्स यूज करेगा। जीवाणु के प्रोटीन और एंजाइम अपने लिए यूज करेगा, और ये जीवाणु के प्रोटीन और एंजाइम्स यूज करके बच्चों अपने लिए नए विरियॉन्स बनाएगा। हां, मतलब आप इमेजिन करो, आपका घर है, आपकी किचन है, कोई बाहर का व्यक्ति जिसे आप जानते ही नहीं, कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में घुस जाए और घुसकर आपकी ही किचन के, आपके ही सारे सामान का इस्तेमाल करे अपना खाना बनाने के लिए, अपने जनन के लिए, और आप कुछ ना कर पाओ। यही वायरस करता है। ठीक है, जब तक तो वो जल में था, वायु में था, भूमि बाहर था, जब तक तो वो मरा हुआ था। जैसे ही वो परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, वो जीवाणु कोशिका हो सकती है, वो जंतु, वो पादप, वो मानव, कोई भी हमारी कोशिका, कोई भी परपोषी कोशिका में जब वायरस प्रवेश करता है तो वायरस उस परपोषी कोशिका के प्रोटीन और एंजाइम्स को यूज करेगा। आज ये डीएनए है तो ये आरएनए पॉलीमरेज जीवाणु की यूज करके अपने डीएनए से एमआरएनए और प्रोटीन्स बनाएगा। वो प्रोटीन को टेल फाइबर्स बनाएगा और अपने जनन, अपने नए विषाणु उत्पन्न करेगा। ठीक है, यही करता है विषाणु। परपोषी कोशिका के रिसोर्सेज, परपोषी कोशिका के संसाधन, परपोषी कोशिका के एंजाइम्स और प्रोटीन्स को अपने फायदे के लिए यूज करता है। ठीक है, तो जैव संश्लेषण में क्या होगा भाई, अब विषाणु जो है वो जीवाणु की प्रोटीन व एंजाइम्स, जीवाणु की अनुलेखन और अनुवादन के लिए जो प्रोटीन एंजाइम्स होती है ना, उन एंजाइम्स और प्रोटीन्स को अपने नए विरियॉन्स के निर्माण के लिए यूज करेगा। तो जैव संश्लेषण में अब वायरस जीवाणु की प्रोटीन व एंजाइम्स को यूज कर अपने नए या अपने नए प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है या करेगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बायोसिंथेसिस। अब उसने नया प्रोटीन कोट कैप्सिड बना दिया, टेल बना दी, कॉलर बना दी। अब इन सबको जोड़कर नए संक्रामक विषाणु बनाने हैं। इसको जोड़कर नए संक्रामक विषाणु बनाने हैं। तो चौथा पद होता है मैच्योरेशन या परिपक्वन।
परिपक्वन में अब क्या होगा भाई, वायरस के प्रोटीन मतलब हेड टेल सम्मिलित होकर विरियॉन्स बनाते हैं। विरियॉन्स का मतलब बच्चों ये छोटे वायरसेस हैं या छोटे संक्रामक विषाणु, छोटे संक्रामक विषाणु को ही क्या कहते हैं, विरियॉन्स, है ना। मतलब बच्चा पैदा होता है तो ये नए वायरसेस पैदा हो रहे हैं, नए वायरसेस के हेड टेल आपस में जुड़कर ये एक नया वायरस बन गया, ये संक्रमण करने की क्षमता इसमें है, इसे क्या कह देंगे, विरियॉन्स कह देंगे। ठीक है, अब क्या होगा अंत में, ये कई सारे असंख्य विरियॉन्स बनेंगे, ये असंख्य नए विरियॉन्स बन जाएंगे और ये सारे विरियॉन्स अब जीवाणु की कोशिका भित्ति को फाड़ देंगे, पूरी की पूरी जीवाणु कोशिका का लयन फाड़ देंगे। तभी तो इसको लाइटिक चक्र कहते हैं। जीवाणु कोशिका में घुसे तो क्या, जीवाणु कोशिका में सबसे पहले वायरस ने अपना डीएनए डाला, फिर जीवाणु के ही प्रोटीन्स को, जीवाणु के ही एंजाइम्स को उसके खिलाफ यूज किया, जीवाणु के प्रोटीन, जीवाणु की एंजाइम्स को अपने लिए, अपने नए वायरसेस बनाने के लिए यूज किया, गुणन के लिए इस्तेमाल किया, नए प्रोटीन्स एंजाइम्स बना दिए, फिर सारे सम्मिलित होकर नए विरियॉन्स बन गए। अब ये सब नए विरियॉन्स जीवाणु की कोशिका को नष्ट करके उसे फाड़कर नई कोशिका को संक्रमित कर देंगे। तो आखिरी में क्या हो गया, आखिरी पद हो गया लाइसेस। लाइसेस मतलब अब यह विरियॉन्स जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देते हैं और नई जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं। और यह साइकिल क्या कहलाती है बच्चों, लाइटिक साइकिल। इस साइकिल को क्या कहेंगे, लाइटिक साइकिल। तो क्या हुआ देखो भाई, हम बात कर रहे थे जीवाणु भोजी की, जीवाणु भोजी के जीवन चक्र की। जीवाणु भोजी के जीवन चक्र में पहला कौन सा चक्र है, लाइटिक चक्र। लाइटिक चक्र में सबसे पहले वायरस जीवाणु भोजी जीवाणु से आके जुड़ा, फिर उसने अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु के अंदर डाला, डालने के बाद जीवाणु की ही प्रोटीन और एंजाइम्स को अपने फायदे के लिए यूज किया, अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज किया। फिर उसके जब प्रोटीन बन गए तो वो सम्मिलित होकर नए विरियॉन्स बनाए और अंत में इन विरियॉन्स ने पूरी जीवाणु कोशिका को फाड़कर उसे नष्ट कर दिया और अगली कोशिका को संक्रमित करने लग गए। यह पूरा चक्र कौन सा है, लाइटिक चक्र। तो इसका ये लाइटिक चक्र दर्शाने वाले जो जीवाणु भोजी है ना, लाइटिक, यह चक्र दर्शाने वाले जीवाणु भोजी को क्या कहते हैं, वायरुलेंट फेज, या इस चक्र को हम वायरुलेंट साइकिल भी कहते हैं। वायरुलेंट मतलब रोगजनक, यहां पर जीवाणु को हानि पहुंच रही है, जीवाणु नष्ट हो रहे हैं, जीवाणु की कोशिका फट रही है, इसलिए लाइटिक चक्र दर्शाने वाले जीवाणु भोजी को क्या कहेंगे, वायरुलेंट फेज, या इस चक्र को कहेंगे वायरुलेंट साइकिल, क्योंकि जीवाणु को क्या हो रही है, हानि पहुंच रही है। ठीक है भाई, तो ये अपन ने किसकी बात की, जीवाणु भोजी के जीवन चक्र में हमने लाइटिक चक्र की बात की। ठीक है, अब हम लाइटिक चक्र के बाद किसकी बात करेंगे, लाइसोजेनिक चक्र की। अब लाइटिक चक्र के बाद किसकी बात करेंगे भाई, दूसरा चक्र कौन सा है, लाइसोजेनिक चक्र।
अब लाइसोजेनिक चक्र क्या होंगे? लाइसोजेनिक चक्र में भी शुरुआत के पद तो सेम है। शुरुआत के पद कैसे सेम है, इधर देखेंगे। ये ले ली मैंने जीवाणु कोशिका, वही सबसे पहला तो वायरस आएगा, वायरस आकर इससे जुड़ेगा। तो लाइसोजेनिक चक्र का पहला पद तो हो गया अटैचमेंट, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहला अटैचमेंट। दूसरा पद भी सेम होगा, हां दूसरा पद भी सेम कैसे होगा? वायरस का जो आरएनए डीएनए है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो जीवाणु कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा। तो दूसरा भी सेम है, पेनिट्रेशन। तो पहले दोनों अवस्थाएं, पहले दोनों पद तो लाइटिक चक्र और लाइसोजेनिक चक्र के दोनों के सेम है। अटैचमेंट, वायरस आके जीवाणु से जुड़ा और वायरस का आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए जीवाणु के भीतर चला गया, बिल्कुल सही, यहां तक दोनों सेम है। अब अंतर आएगा, यदि लाइसोजेनिक चक्र है तो लाइसोजेनिक चक्र में तीसरा पद है इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन में अब जो विषाणु का जो डीएनए है, ये जो विषाणु का डीएनए है ना, ये जीवाणु के डीएनए से जुड़ जाएगा। लाइटिक चक्र में तो क्या हो रहा था बच्चों? लाइटिक चक्र में तो वायरस का डीएनए अलग था, वायरस का आनुवांशिक पदार्थ अलग था, वो जीवाणु के प्रोटीन, जीवाणु की एंजाइम्स का इस्तेमाल करके अपने नए वायरस बना रहा था। अब यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? जो विषाणु का, जो जीवाणु भोजी का डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ जीवाणु में गया है ना, वो अब जीवाणु कोशिका से जुड़ जाएगा, जीवाणु के डीएनए या गुणसूत्र से जुड़ जाता है। तो इंटीग्रेशन, अब क्या होगा? इंटीग्रेशन का मतलब जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु के डीएनए या गुणसूत्र से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में अब क्या होगा? जीवाणु भोजी जो है, जीवाणु भोजी का जो डीएनए है वो जीवाणु के डीएनए या गुणसूत्र से जुड़ जाता है, और इसे क्या कहेंगे? इसे हम प्रोफेज कहते हैं, है ना। अब ये जो संरचना है, कैसी संरचना भाई? वायरस का डीएनए था ये तो वायरस का जीवाणु भोजी का डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है ना, ये जीवाणु के साथ जुड़ गया, मतलब ये जीवाणु के डीएनए का हिस्सा बन गया, मतलब अब ये जीवाणु को हानि नहीं पहुंचाएगा, ये नए वायरसेस नहीं बनाएगा, जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करेगा, बस जीवाणु के डीएनए से जुड़ा हुआ रहेगा, उसका हिस्सा बना रहेगा। तो इसे कहेंगे प्रोफेज। अब ये जीवाणु को हानि नहीं पहुंचाएगा, अपने नए वायरसेस नहीं बनाएगा, जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करेगा। इस चक्र को लाइसोजेनिक चक्र कहेंगे। इसमें केवल विषाणु का जो डीएनए था, जीवाणु भोजी का जो डीएनए था, वो जीवाणु के डीएनए से जुड़ गया, जीवाणु के डीएनए का हिस्सा बन गया, कोई रोग उत्पन्न नहीं करेगा, कोई जीवाणु को हानि नहीं पहुंचाएगा, जीवाणु कोशिका को नष्ट ही नहीं करेगा। और इस चक्र को क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक चक्र। मतलब यहां पर जीवाणु कोशिका नष्ट नहीं होती, नष्ट नहीं होती। अब जैसे जैसे जीवाणु विभाजन करेगा, भाई जीवाणु का विभाजन होगा, जीवाणु 2 में विभाजित होगा, तो विषाणु का डीएनए भी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित होता रहेगा।
काफी बार यह भी होता है कि काफी लंबे समय के बाद, कुछ समय बाद, लंबे समय के बाद ये जो जीवाणु भोजी का डीएनए है ये जीवाणु से अलग भी हो सकता है और अलग होकर कोई नए जीवाणु में जा सकता है या नए वायरस बना सकता है या जीवाणु कोशिका में वापस लाइटिक चक्र कर सकता है। लेकिन वो आगे चलकर क्या करता है या क्या नहीं हमें नहीं पता। हां, अगर वो जीवाणु के डीएनए से जुड़ा रहेगा, जीवाणु कोशिका का हिस्सा बना रहेगा, जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करेगा, तो वो लाइसोजेनिक चक्र कहलाएगा। आगे चलकर अगर ये डीएनए, विषाणु का डीएनए अलग हो जाता है, अलग होकर फिर अपने नए विरियॉन्स बनाकर जीवाणु कोशिका को वापस नष्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आप आगे चलकर ये वापस लाइटिक चक्र भी दिखा सकता है। और अगर नहीं दिखा रहा, जीवाणु कोशिका के साथ जुड़ा हुआ है, जीवाणु का हिस्सा बना हुआ है, तो उस चक्र को क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक चक्र। तो इसका मतलब यहां पर लाइसोजेनिक चक्र जो है ना, यह चक्र दर्शाने वाले जीवाणु भोजी को हम टेम्परेट फेज या नॉन वायरुलेंट फेज कहते हैं। ठीक है, तो जो लाइटिक चक्र दिखाएंगे जीवाणु भोजी, लाइटिक चक्र दर्शाने वाले जीवाणु भोजी तो वायरुलेंट फेज या वायरुलेंट चक्र कहते हैं। और लाइसोजेनिक चक्र दर्शाने वाले जीवाणु भोजी, ये जीवाणु को हानि नहीं पहुंचाते, जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करते, केवल इनका आनुवांशिक पदार्थ जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ से जुड़कर उसका हिस्सा बन जाता है। वो चक्र कौन सा है? लाइसोजेनिक चक्र। और उस जीवाणु भोजी को क्या कहेंगे? टेम्परेट फेज या नॉन वायरुलेंट फेज। और ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म ये वाला कि जब वायरस या जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु के डीएनए या गुणसूत्र से जुड़ जाएगा तो उसके बाद उसे किस नाम से जानते हैं? तब उसे प्रोफेज कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे बच्चों? प्रोफेज कहेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज क्या ध्यान में रखनी है? ये तो अपन ने जीवाणु भोजी का जीवन चक्र देख लिया। किसका जीवन चक्र देख लिया भाई? जीवाणु भोजी का जीवन चक्र। अब ये तो वो वायरस थे, ये तो वो वायरस थे जो जीवाणु को या बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब मैं 3 कैटेगरीज और ले सकता हूं यहां पर वायरस की। हां, एक तो है भाई पादप विषाणु, एक जंतु विषाणु, और एक मानव रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु। है ना भाई? ये 3 कैटेगरीज हैं। अब मानव रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु तो हम मानव रोग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसमें अपन पोलियो, हेपेटाइटिस, सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, डेंगी, एड्स इत्यादि, हां कोरोना भी पढ़ेंगे भाई। तो ये सारे भाई, ये सारे मानव रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु में हैं। ये सब हम मानव रोग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जंतु में उत्पन्न करने वाले बीमारी होती है बटो फुट एंड माउथ डिजीज, और एक फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है वो जंतुओं में। ठीक है, किन में होती है बच्चों? जंतुओं में होती है। और जंतुओं में किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा उत्पन्न होती है। तो वायरस के द्वारा जंतुओं में कौन सी बीमारी आपको ध्यान में रखनी है भाई?
ये फुट एंड माउथ डिजीज याद रखना है, ठीक है। फिर पादपों में विषाणु कौन कौन से रोग उत्पन्न कर सकते हैं, या पादप विषाणु में यहां पर तो उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, उत्पन्न लक्षण। एक तो स्टंटेड ग्रोथ यानी वृद्धि संदमन जिसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये कुछ लक्षण हैं, किसके लक्षण हैं, पादप विषाणु के। जब पादप विषाणु जो है ना बच्चों, पादप विषाणु जब पादपों को संक्रमित करेंगे तो पादपों की वृद्धि का संदमन हो जाएगा, पत्तियां घुमावदार हो जाती हैं, पत्तियां घूमने लग जाती हैं या घुमावदार हो जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उनकी शिराएं विलुप्त हो जाती हैं, और एक मोज़ेक निर्माण होता है। पत्तियों पर या तने पर काले काले विशेष जो है ना, काले काले धब्बों का निर्माण हो जाता है, जिसे मोज़ेक निर्माण कहते हैं। तो तीन चीजें हैं देखो बच्चों, पादप विषाणु भी हैं, जंतु विषाणु भी हैं, और मानव रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु। मानव रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये सारा सिस्टम तो अपन मानव रोग में पढ़ेंगे। मानव रोग में हम जीवाणु संक्रामक रोग भी पढ़ेंगे, विषाणु संक्रामक रोग, प्रोटोजोआ संक्रामक रोग सब पढ़ेंगे। जंतुओं में, बाकी एनिमल्स में विषाणु से कौन सा रोग होता है, फुट एंड माउथ डिजीज होता है बच्चों। ये गायें, बकरियों, भैंस, इन सब में विषाणु के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। और जब पादप विषाणु पादपों को संक्रमित करते हैं तो कैसे मालूम चलता है कि पादप में कुछ लक्षण कैसे दिखेंगे, वृद्धि का संदमन हो जाएगा, पत्तियां घूम जाती हैं या ठीक है एक के ऊपर एक घूम जाती हैं, पत्तियां पीली भी पड़ जाती हैं, और क्लियरिंग, उनमें शिराएं जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और मोज़ेक काले काले धब्बों का भी निर्माण हो जाता है। तो ये आपके पास क्या है, कुछ पादप विषाणु के उत्पन्न लक्षण हैं जो ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो वायरसेस में देखो अपन ने क्या क्या बात की है। वायरसेस में अपन ने बेसिकली हिस्ट्री तो, इतिहास तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। फिर हमने आज बात की वायरसेस है क्या। ना तो हम इन्हें लिविंग कहते हैं, ना इन्हें नॉन लिविंग कहते हैं। कुछ लक्षण ये लिविंग वाले दर्शाते हैं, कुछ लक्षण ये नॉन लिविंग दर्शाते हैं। इनमें कोशिकीय संरचना होती नहीं है, इनके पास कोई भित्ति, कोई झिल्ली, कुछ नहीं है। इनके अंदर 5 जगत के वर्गीकरण में भी इनको कोई स्थान नहीं दिया गया। फिर इनको हम कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित भी नहीं कर सकते, इतने छोटे आकार के हैं कि बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाते हैं। फिर अपन ने देखा रासायनिक रूप से वायरस है क्या, ये है क्या, चीज क्या है। तो हमने देखा कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन संकुल है। इसके बाहर एक प्रोटीन का आवरण होगा जिसे आप कैप्सिड कहोगे, अंदर आनुवांशिक पदार्थ मिलेगा, डीएनए मिलेगा तो आरएनए नहीं होगा, और आरएनए अगर आनुवांशिक पदार्थ होगा तो डीएनए नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अपन ने डीएनए द्विरज्जुक है या एकल रज्जुक, आरएनए एकल रज्जुक है या द्विरज्जुक, उसकी बात की। फिर टीएमवी, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर बनाया, और जीवाणु भोजी का विस्तार में जीवन चक्र देखा है। ठीक है, जीवाणु भोजी का विस्तार में जीवन चक्र हमने देखा, लाइटिक चक्र और लाइसोजेनिक चक्र, वायरुलेंट, प्रोफेज, टेम्परेट फेज। और फिर अपन ने वायरसेस की बात की कि भाई पादप में अगर कोई रोग उत्पन्न करेगा विषाणु तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। जंतुओं में वायरस कौन सा रोग उत्पन्न करता है, मुख्य रूप से फुट एंड माउथ डिजीज। और मानव रोग वाले जो विषाणु हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर, मतलब जब हम मानव रोग वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें अपन देख लेंगे। तो ये सारे लक्षण तो अपन ने किसके देखे हैं बच्चों, वायरसेस या विषाणु के। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वायरॉइड्स की। हां, वायरॉइड्स की हम बात करेंगे,
प्रायॉन्स की हम बात करेंगे और लाइकेंस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल सही, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे बच्चों? वायरॉइड्स की, प्रायॉन्स की और लाइकेंस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा जैविक वर्गीकरण वाला, हां एनसीईआरटी में यही की चैप्टर है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, वायरस, लाइकेंस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स। तो ये छोटे छोटे हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट बच्चों फिर हम पादप जगत, बिल्कुल अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इसके बाद, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। चैप्टर बड़े भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक हम कर चुके थे। वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और फिर इंपॉर्टेंट है पादप जगत और जंतु जगत पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।